everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारा एसपी का नया चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं बोलूंगी, डिपॉजिटरी सिस्टम। कहीं ना कहीं मुझे आपके बुक से, खासकर स्टेट बोर्ड के बुक से मुझे एक नाराजगी हमेशा रहती है कि ना ये हर वक्त जो कंसेप्ट देती है वो आउटडेटेड कंसेप्ट देती है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट हो गया। बट कहीं ना कहीं उनका भी आप लोगों को ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी होता है कि हम शेयर सर्टिफिकेट जैसा कुछ होता था, जहां पे हम जब भी कोई शेयर होल्डर शेयर्स खरीदता था तो कंपनी का ऑब्लिगेशन बनता था इन रिटर्न उन्हें शेयर सर्टिफिकेट देना। नाउ आजकल के अगर आप एरा में देखो, आजकल की अगर आप शेयर्स परचेजिंग या स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में देखो तो ये सारा सिस्टम बहुत ही कम हो चुका है, एक नेग्लिजिबल परसेंटेज पे आ चुका है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम ये जो चीज है वो आपको वही बताएगा कि शेयर सर्टिफिकेट जो है वो कैसे ऑलमोस्ट एबॉलिश होने को आया है एंड हमारे पास एक नया सिस्टम आया है जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। और इसकी वजह से किसी भी शेयर होल्डर को, किसी भी इंटरमीडियरी इन दी स्टॉक मार्केट या किसी भी प्लेयर, अगर मैं ब्रोकर की बात करूं, जॉबर्स की बात करूं, तो इनको बहुत ही ज्यादा एक राहत मिली है इस डिपॉजिटरी सिस्टम से। जैसे कंप्यूटर्स आने की वजह से कैसे हमारा जो टाइम जो लगता था, टाइम जो कंज्यूम होता था पेपर फॉर्म में, वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। हेक्टिक वर्क को मिनटों में किया जा सकता है। आज हम किधर भी रह के कोई भी काम कैसे भी कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ केस हुआ है ये स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, जहां पे ये डिपॉजिटरी सिस्टम ने आके हमारे ये पूरे के पूरा जो भी चीजें, मतलब जो भी दिक्कतें थी वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में कन्वर्ट करके हमारी ये सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दिया है। और वो क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम। तो सिंपल, जब आप शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को जब से डील करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम उसको डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कौन कौन से पीपल रिक्वायर्ड है, इधर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड है, पेपर फॉर्म में कैसे इन्वेस्टर टू कंपनी डीलिंग होती थी, क्या ऐसा सिस्टम इधर भी वैसा ही रहेगा। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, क्यों हमें पेपर फॉर्म से, मतलब कि क्यों हमें फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी से कन्वर्ट होने की जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटीज में। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे तो बहुत मजा आता है हमेशा, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट है, आजकल के टाइम के हिसाब से है, तो मैं आपको रिलेट कर पाती हूं एक प्रैक्टिकल एंड आपके बुक्स के एग्जाम्पल के साथ। प्रैक्टिकली मतलब रिलेट कर पाती हूं उसको। ओके, नाउ इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है? सो सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन टू मोड्स, या तो फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अगर आपको पता होगा तो जो भी कोई डील करता है इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी में, तो उसके पास एक अकाउंट होना जरूरी है, डीमैट। आपने नाम सुना होगा ग्रो पे या अपस्टॉक पे या जीरोधा पे कि डीमैट अकाउंट इतना हम आपको डिस्काउंट देंगे, ओपनिंग चार्जेस फ्री है, आप अभी ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट। तो एक कंपल्शन है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वे से डील करना चाहते हो सिक्योरिटी में, तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये वर्ड कहां से आया? तो डीमैटेरियलाइज से ही आया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड को ही इधर क्या बोलते हैं? डीमैटेरियलाइज बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया डीमैट और अकाउंट को बोल दिया डीमैट। ओके, नाउ सिक्योरिटीज मतलब क्या क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, अभी तक हमने एसपी का ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर कर लिया है। तो सिक्योरिटी मीन शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो हर तरह के जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होने वाले, फ्लोट होने वाले, उसको हम इन ऑल एक कॉमन वर्ड की तरह पहचानते हैं, जिसे हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि क्यों हमें जरूरत पड़ी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज लाने की, क्या दिक्कतें आ रही थी जब हम फिजिकल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आम जनता को, हमारी कंट्री को, जिससे कि हम शिफ्ट हुए फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहला उन्होंने बोला है कि रिस्क। पहले क्या होता था, जैसे शेयर सर्टिफिकेट जो रहते थे हमको वो तिजोरी में लॉक करने पड़ते थे। तो जैसे कैश वगैरह रहते हैं ना, जैसे घर में आग लग गई या जैसे कैश को कैसे इजिली चोरी किया जा सकता है, वही आप इमेजिन करो अगर आपने वही पैसे अगर अपने तिजोरी में रखने के बजाय, अपने घर के लॉकर में रखने के बजाय अगर आपने वही बैंक के पास रखा रहता, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग रहा होता, तो जो चांसेस है चोरी के, डैमेजेस के, वो बहुत कम हो गए रहते। तो सेम वे वैसा ही है। शेयर सर्टिफिकेट पहले क्या होता था, हमको फिजिकल मोड में मिलता था, जो कि इधर उधर गुम हो जाते थे या डैमेज हो जाते थे या चोरी हो जाता था। तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता था हमें फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी में कि हमेशा हमको उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान करके रखना पड़ता था। सो सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टॉर्न, स्टोलन, मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग दी ट्रांजिट एटसेट्रा। ड्यूरिंग दी ट्रांजिट मतलब ड्यूरिंग दी ट्रैवलिंग, जब भी हम इधर उधर उसको लेके जाते हैं तो हमको कभी याद नहीं रहता कहां पे रख दिया। तो ये सारी चीजें करते हुए एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि वो गुम हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फट सकता है, चोरी को जा सकता है, इधर उधर मिसप्लेस हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? सो एफर्ट इन डुप्लीकेटिंग। आपने आई थिंक सो थर्ड या सेकंड चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जब भी आपके शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो आपको कहां पे जाना पड़ता है? कंपनी के पास जाना पड़ता है। कंपनी को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम हो गया है। फिर कंपनी उसके रिलेटेड एक एडवर्टीजमेंट देती थी, जहां पे फिर वो वेट करती थी कि कोई वो मतलब जो गुम हुआ या चोरी हुआ अगर कोई वापस लाके दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर कंपनी को क्या इशू करना पड़ता था? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता था। इसमें इतना ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता था कि यार आज इतना टाइम किसी के पास नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। तो पहले के केस में फिजिकल मोड में ये सारी चीजें जो है, पैसे भी जाते थे, एफर्ट्स भी जाते थे और टाइम भी जाता था। सो थर्ड वन इज डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। पहले क्या होता था, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें क्या करती थी? शेयर्स अलॉट करती थी, सिक्योरिटीज अलॉट करती थी, तो बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता था उसमें, क्योंकि उन्हें सारे प्रोसीजर रिटन फॉर्म में करने पड़ते थे, फुल प्रूफ करने पड़ते थे। फिर ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली ना होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, जो कि बहुत ज्यादा अपसेटिंग यू कैन से। आज के टाइम पे कोई इतना टाइम अपना घलाएगा नहीं सिर्फ एक अलॉटमेंट देने के चक्कर में। तो इसीलिए फिजिकल मोड में क्या लगता था, हमें न्यू सिक्योरिटीज को अलॉट करने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता था, या कंपनीज को बहुत ज्यादा टाइम इसमें देना पड़ता था। डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ही एक डिसएडवांटेज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी भी आप बोल सकते हो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ओनर है। तो उनको अगर अपने शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स अगर ट्रांसफर करने रहते थे या ट्रांसमिशन का केस अगर रहता था, तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज्यादा टाइम अगेन उसमें डालना पड़ता था और इतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो पाता था। आज अगर आप देखो तो दिन में आई थिंक सो कितने ट्रांजैक्शन के ट्रेडिंग होते होंगे, यू कांट इवन इमेजिन, बिकॉज विद इन अ सेकेंड यू कैन सेल, विद इन अ सेकेंड यू कैन बाय। तो अगर आप स्टॉक मार्केट का जो टर्नओवर देखोगे वो आई डोंट थिंक सो वो मैं काउंट भी कर सकती हूँ कि एक दिन का ट्रेडिंग कितना रहता होगा। तो पहले जो है बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता था, तो शायद ही कोई इस चीज को बोलता था कि यार चलो हम ट्रेडिंग करते हैं। बट आज तो आप घर बैठे, कहीं भी बैठे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एज इट इन्वॉल्व एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। नाउ फिफ्थ वन इज रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी।
अभी क्या होता था, जब भी डिलीवरी सर्टिफिकेट्स को जब भी डिलीवर किया जाता था तो वो फट जाते थे। जैसे नोट कैसे होते हैं, तो नोट का भी वैसे ही होता है ना, जो हम कैश अपने हाथ में होल्ड करते तो इधर से उधर करते करते वो फट जाते थे, गल जाते थे। तो वही सारी चीजें हैं विच आर टॉर्न, फॉर्ज एटसेट्रा क्रिएट प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज। फॉर्ज मतलब क्या होता है, किसी के नकली साइन करके ये बताना कि आप ट्रांसफरर हो, एक्चुअली आप ट्रांसफरर ना होके भी आप उसकी डुप्लीकेट साइन करके अपने नाम पे शेयर्स कर लेते थे। मतलब आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, जैसे प्रॉपर्टी कैसे हड़प लिया जाता है या चेक पे कैसे डुप्लीकेट साइन कर लिया जाता है, वैसे ही ये प्रॉब्लम पहले आती थी, किसी के साइन फॉर्ज करके शेयर सर्टिफिकेट किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर। एज गुड एज हमारे शेयर्स क्या है, एक प्रॉपर्टी की तरह, एक असेट की तरह है, तो इसको भी फॉर्ज कर लिया जाता था। ऐसे केसेस बहुत सारे सुनने में आते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम है जो फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज में हमको प्रॉब्लम आती थी, जिसके वजह से हमको क्या करना पड़ा, अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक या डीमैटेरियलाइज फॉर्म में होल्ड करने की जरूरत पड़ी। या तो गवर्नमेंट को या तो ये पूरे सेबी को ऐसा लगा कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो जो हमारे से डेवलप कंट्री है वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ये सारी ट्रेडिंग कर रहे थे, बट जैसे कि आपको पता है हम टेक्नोलॉजी में हर वक्त पीछे रहे, तो हमने इसको धीरे धीरे अडेप्ट किया समवट। अगर आप देखोगे तो ये हमारी कंट्री में 1992 1996 से ये सारी चीजें शुरुआत हुई और हमने कहीं जाके ये सिस्टम को अडेप्ट किया। सो इट मींस, इसका मतलब क्या, इट मींस सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक एंड डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो ये समझा आपको क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, नहीं भी लगा तो ये पूरा आपको मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम समझा के जाएगा। तो कुछ नहीं, अगेन उन्होंने बोला ये कौन सा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला सिस्टम है, जहां पे आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करते हो। ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। Okay, the depository system maintain account of shareholder and enable transfer, collect dividend, bonus shares, etc. on behalf of shareholder. तो एक्चुअली उन्होंने आपको बोल दिया कि आपको एक अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है। इधर अकाउंट का नाम क्या है, इधर अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट, और उसी डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। डिविडेंड अगर आपको कलेक्ट हुआ है तो आप क्रेडिट कर सकते हो, बोनस ले सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, याद रखना, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम मतलब पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये पूरा सर्वर बेस्ड सिस्टम रहता है, तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, सो डिपॉजिटरी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कंट्री में? एक्चुअली ये डिपॉजिटरी एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ 1996 में, ठीक है। अगर मैं आपको बता पाऊं तो ये देखो, डिपॉजिटरी एक्ट कब आया था, 1996 में, और इसमें जो सबसे पहला डिपॉजिटरी सेटल मतलब आया था वो NSDL के नाम से आया था, जो नवंबर 1996 में स्टैब्लिश हुआ था। उसके थ्रू ही ये डिपॉजिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में, जो कि सबसे पहला डिपॉजिटरी के तौर पे NSDL था। वो हम पढ़ेंगे कि ये डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है और, बट बता रही हूं आपको लेटर ऑन, मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगी इसलिए। ओके, सो अंडर दिस एक्ट द कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिपॉजिटरी। आज के टाइम पे हमारे पास एक डिपॉजिटरी नहीं है, एक का तो मैंने आपको नाम बोल दिया NSDL। हमारे पास आज के टाइम पे मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है, मतलब एक से ज्यादा, दैट इज 2 है अभी करंटली। इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या मैम? इससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट से भी अप्रूवल दे तो हो सकते हैं। सो अभी हमारे पास NSDL एंड CDSL के नाम से 2 डिपॉजिटरी सिस्टम है, एंड इट विल बी इंटरेस्ट टू नोट दैट द वर्ल्ड फर्स्ट डिपॉजिटरी वाज सेट अप इन 1947 इन जर्मनी। तो जर्मनी मतलब हम देखो कितना पीछे है, जर्मनी में जो फर्स्ट डिपॉजिटरी आया था वो 1947 में ही आया था,
और हमारे कंट्री में 1996 में आया था। तो ये एक थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है कि हम कैसे ये गैप को हर चीजों में कवर कर सकते हैं। बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया हुआ है बुक में कि जर्मनी ने अपना फर्स्ट 1947 में ही डिपॉजिटरी सिस्टम सेटअप कर लिया था। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्लीज ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या बताना चाहता है कि डिपॉजिटरी सिस्टम को हम कैसे समझे। मतलब ये अगर हम बोल रहे ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है स्टॉक एक्सचेंज में या फाइनेंशियल मार्केट में, तो आप कैसे एक माइंडसेट से समझ सकते हो कि डिपॉजिटरी सिस्टम किसके तरह रिजेंबल करता है। तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कैश एंड नोट का एग्जांपल दिया था कि आप कैसे लॉकर में अपने कैश रखते हो, तो देयर इज अ डेंजर, ये सब डेंजर टू बी स्टोलन एंड ऑल। तो वैसा ही आपको एक दो सिस्टम दिए हैं आजू बाजू, डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें बहुत कॉमन चीजें हैं, तो आपको ताकि स्टार्टिंग में एज अ लर्नर आपको आइडिया लग जाए कि यस डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे एक बैंकिंग सिस्टम से रिजेंबल करता है एंड बैंकिंग सिस्टम भी कैसे डिपॉजिटरी सिस्टम से रिजेंबल करता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया है कि डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज को सेव करने के लिए बना है और इधर पैसों को सेव करने के लिए बैंकिंग सिस्टम बना है। तो ये कॉमन पॉइंट है। ओके, सो इधर भी आपको यूनिक आईडी चाहिए होता है जब भी आप मैंने बोला कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए जब भी आप डिपॉजिटरी सिस्टम में अपने जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम में आप आना चाहते हो, तो आपके पास यूनिक आईडी से अकाउंट होना चाहिए। तो सेम वे जब भी आप बैंकिंग सिस्टम में भी जाते हो तो आप नेट बैंकिंग करने के लिए आपके पास अकाउंट जो रहता है वो यूनिक नंबर का रहता है ना, लॉगिन वगैरह करने के लिए पासवर्ड रहता है। There is no physical handling of securities during allotment and transfer। इधर कोई भी फिजिकल हैंडलिंग नहीं रहती ऑफ सर्टिफिकेट्स और इधर भी कोई भी मनी का फिजिकल हैंडलिंग नहीं रहता है। मतलब आपको नोट कॉइन्स वगैरह हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन अकाउंट्स इज डन। तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी जो होता है वो अकाउंट्स में इजिली हो जाता है बिटवीन अकाउंट्स एंड इधर भी ट्रांसफर ऑफ फंड जो होता है बिटवीन अकाउंट होता है। मतलब इधर सिक्योरिटीज का ट्रांसफर होता है, इधर पैसों का ट्रांसफर होता है वन अकाउंट टू अनदर। एक ने सेल किया तो उसके अकाउंट में से डेबिट होगा वो सिक्योरिटीज और जिसने परचेज किया उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो सिक्योरिटीज। और वैसे ही जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो जो ट्रांसफर कर रहा है तो उसके अकाउंट में से डेबिट होगा और जिसको कर रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये एक कॉमन पॉइंट है और बहुत ज्यादा मैं बोलूं बैंकिंग सिस्टम से रिजेंबल करता है डिपॉजिटरी सिस्टम। धीरे धीरे आपके ध्यान में आएगा। नाउ डिपॉजिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे दो डिपॉजिटरी, जैसा मैंने नाम लिया NSDL एंड CDSL, जो कि कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज माने जाते हैं एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि आपने अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा ही नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक पिक्चर बना के देने वाली हूँ, एक ड्राइंग बना के देने वाली हूँ, एक डायग्राम बना के देने वाली हूँ जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम पढ़ाना चाहती हूं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू वो जो डायग्राम की बात कर रही हूं। तो ये अभी स्किप कर देना ये समझने के लिए क्योंकि अभी तो समझने नहीं वाला। नाउ 9.2 टॉपिक देखते हैं। 9.2 इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम जैसे कि सेम आप इसका ही उल्टा पढ़ने वाले हो। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज में क्या दिक्कतें आ रही थी और हम जब डिपॉजिटरी सिस्टम में शिफ्ट हुए तो हमको क्या क्या एडवांटेज मिल रहा था। तो सबसे पहले इट एम एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर इन्वॉल्व इन पेपर एंड स्क्रिप्टलेस बेस्ड सिस्टम। तो जो भी पेपर वर्क था उससे हमको डील नहीं करना पड़ रहा था। आपको भी पता है जब पेपर वर्क आता है मतलब कि
ऑफिसेज में, चाहे वो बुक रिकॉर्डिंग का काम हो या कोई भी पेपर वर्क का काम हो, पेपर हैंडलिंग का काम हो, वो बहुत ही ज्यादा क्लमजी होता है, कंफ्यूजन होता है। जहां तक हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं वहां तक हमने जाना चाहिए। जैसे आजकल ऑफिसेज में सब ईमेल्स के थ्रू, सब सर्वर बेस्ड हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम सिस्टम हो रहा है। तो हमने डिपॉजिटरी सिस्टम से क्या अचीव किया है? एलिमिनेट किया है पेपर वर्क को। Now next one, it offer the scope of paperless trading by issuing the state of art technology। तो पेपरलेस तो गया, लेकिन हमारे पास क्या आया? टेक्नोलॉजी सिस्टम आया। हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यूज करने लग गए एक आर्ट फॉर्म की तरह। जैसे कोई भी आर्ट फॉर्म आता है तो उसको कैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड आता है, और एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग आती है, और लर्निंग के साथ बेस्ट जो वर्जन आता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो किसी भी चीज का इन आर्ट फॉर्म, तो वैसा ही टेक्नोलॉजी में हुआ। तो धीरे धीरे आज अगर आप देखोगे, मतलब जब ये डिपॉजिटरी सिस्टम आया था तो इतना ज्यादा फुल फॉर्म में नहीं आया था, बट आज के टाइम पे ये पूरा का पूरा पेपरलेस हो चुका है, और एंड थ्रू द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इट एलिमिनेट द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। अब हमको वो शेयर सर्टिफिकेट को हैंडल करने का जो टेंशन था वो पूरी तरह से निकल चुका है, और जो भी कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व थे, जो भी आपने ऊपर देखे, जो भी कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व थे उसे हैंडल करने में, वो सारे भी एलिमिनेट हो गए। तो एक्चुअली हमें इसको छोड़ के भी हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है। जैसे आप अगर कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है इस डिपॉजिटरी सिस्टम के आने के वजह से। इकोनॉमी में जो मनी का सर्कुलेशन है वो भी बढ़ चुका है। मेनी पीपल आर नाउ रेडी टू इन्वेस्ट इन दी कंपनीज, एंड कंपनीज में जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा, इंडस्ट्रीज में जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा, तो एक सरप्लस यूनिट से एक डेफिसिट यूनिट को पैसा मिलता है, और दे यूटिलाइज दिस मनी इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर। और ये प्रोडक्टिव मैनर में जितना ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज हो, उतना ज्यादा हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होते हैं एंड प्रोडक्शन होता है, जिससे कि हमारी ओवरऑल कंट्री का जो जीडीपी है वो बढ़ता है। तो एक्चुअली ये तो आपको बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में दे रखा है, बट अगर आप इसको बहुत ही ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका जो एडवांटेज है वो एंडलेस है। इसका जो एडवांटेज है वो कहां तक है वो मेजर भी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। सो यही सारी चीजें हैं। नाउ वी विल रीड कि बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या मिला है टू इन्वेस्टर, और हमें क्या मिला है टू कंपनीज। मतलब कंपनीज को इससे क्या फायदा हुआ है और इन्वेस्टर को इससे क्या बेनिफिट हुआ है, तो ये हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना। तो क्योंकि इसमें बहुत नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा है तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि हमें डिपॉजिटरी सिस्टम का एडवांटेज क्या मिला है। तो वो बोल रहे हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम के वजह से जो कंपनी के पास इंफॉर्मेशन होती है वो एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहती है। अब वो कैसे? तो एक्चुअली जैसे जो सर्वर बेस्ड ये पूरा सिस्टम रहता है, तो जिसने भी सेल किया है, जिसने भी बाय किया है, इस चीज की इंफॉर्मेशन एज सून एज सेलर एंड बायर अपने उनके अकाउंट में हो जाता है थ्रू डिपॉजिटरी, वैसे ही कंपनीज को पता चल जाता है। तो पहले क्या होता था, ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था कि पहले ट्रांसफरर को एंड ट्रांसफरी को कंपनी के पास आना पड़ता था, फिर उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करना पड़ता था, फिर कंपनी करती थी, फिर कंपनी ये इंफॉर्मेशन देती थी ट्रांसफरर को, फिर ये सारे प्रोसीजर के वजह से अप टू डेट इंफॉर्मेशन में थोड़ा लैगिंग रहता था, थोड़ा डीले रहता था। लेकिन अभी ये जो इंफॉर्मेशन है एज सुन एज आप सेल करते हो, बाय करते हो, वो कंपनी के सर्वर में इंसर्ट हो जाता है कि नाउ योर मतलब बायर ये है और नाउ द ओनर विल बी दिस पर्सन of your securities। तो up to date information about investor is provided by the depository। इधर जो कॉस्ट है
कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। कंपनी के लिए पहले डुप्लीकेट, जो आपको पता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना या शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, उसमें जो टाइम, एफर्ट एंड मनी जो लगते थे वो सारा का सारा एलिमिनेट हो गया है कंपनी के लिए। सो कॉस्ट, एफर्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इशू, बोनस, ट्रांसफर एटसेट्रा इज सेव्ड, मतलब कि वो बहुत हद तक कम हो चुका है। नाउ थर्ड वन इज बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। पहले क्या होता था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी खिचपिच हो जाती थी कंपनी के बीच में, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था क्योंकि पेपर फॉर्म में होता था। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग टेंड्स टू मेक जो मिस्टेक्स होते हैं कि अरे आप कौन है, आपने तो हमारे कभी शेयर्स खरीदे नहीं है। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए तो ये मिस्टेक जो है वो होना जायज सी बात है, अब कम हो गई है, 0.001% तक हो गई है। तो इससे जो है कंपनी और इन्वेस्टर का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी तरह से निखर के आया है। नाउ कंपनी इज वेरी इनकरेज कि वो ऑलवेज क्या करती है, अपने बीच में रिलेशन, इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन अच्छी तरह से होता है। सो कंप्लेन अराइजिंग आउट ऑफ लॉस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंसेस, लॉन्ग लैप्सेस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट एटसेट्रा इज सब्सटैंशियली रिड्यूस। इट लीड टू बेटर कम्युनिकेशन विद द इन्वेस्टर एंड इंक्रीज गुडविल फॉर द कंपनी। तो इससे जो भी चीजें होती थी, बाय कंपनी ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं कर पाती थी टाइम पे, या जो भी रिक्वेस्ट है, सिग्नेचर डिफरेंसेस है, वो सब के वजह से इशू आता था, तो जिससे की वजह से इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह पाता था। अभी वो चीज जो है वो नेग्लिजिबल पॉइंट पे होता है, ना के बराबर होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है और कंपनी का भी गुडविल जो है मार्केट में अच्छा मेंटेन होता है अगर कंपनी डिपॉजिटरी सिस्टम में रहती है तो। नाउ इंटरनेशनल इन्वेस्टर, पहले इंटरनेशनल इन्वेस्टर फिजिकल मोड से तो नहीं आ पाती थी क्योंकि वो उनके लिए अफोर्डेबल या उनके लिए रीचेबल नहीं होता था। बट जैसे ही हमारे कंट्री में ये डिपॉजिटरी सिस्टम आया तो डिपॉजिटरी सिस्टम बहुत इजी तरीके से अब अट्रैक्ट कर रहा है बाहर के देशों के इन्वेस्टर इन इंडिया, जैसे कि एफडीआई, एफआईआई, ये वन ऑफ द मेथड है कि जहां पे जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर जो है, वो अपने इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इट इज थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम ओनली। तो इट इज अट्रैक्टिंग, डिपॉजिटरी सिस्टम इज अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही एडवांटेज है। तो अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड। तो ये हो गया क्या एडवांटेज है डिपॉजिटरी सिस्टम का टू कंपनीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ये एडवांटेज कैसे इन्वेस्टर को पहुंचाया जा रहा है। एंड आप लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले खुद रीड करके देखना, फिर देखना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। 110% जो मैंने आपका कंसेप्ट बिल्ड किया है ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, उससे आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एडवांटेज भी समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।